तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम्स में ये बेनिफिशियल होने वाले हैं। चाहे आप बात कर ले चंडीगढ़ जेबीटी की, चाहे आप चंडीगढ़ एनटीटी की या अदर कोई भी एग्जाम की जिसमें भी आपसे आईसीटी का सब्जेक्ट पूछा जाता है, सभी की हमारे एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो सभी एग्जाम्स में हमारे बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है व्हाट डज आईसीटी स्टैंड फॉर, यानी कि आईसीटी का हमारा फुल फॉर्म क्या है। अब ये आपको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम बात करें केवीएस का एग्जाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का हमारा केवीएस का एग्जाम की बात करें, लास्ट बार पीआरटी के एग्जाम में एनईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एनईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। मोस्टली अगर हम बात करें 30% लोगों ने क्या किया, इसका आंसर गलत किया। क्या किया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाकर आए, और जो कि गलत था, क्योंकि एनईपी का फुल फॉर्म हमारा होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नेशनल होता है एन फॉर, और लोगों ने लगाया क्या था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही हल्का है और ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम में साफ लिखा है कि आईसीटी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आईसीटी का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी होता है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, या इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी होता है, सर्किट टेक्नोलॉजी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर हम लोग आईसीटी की बात करें, आईसीटी का आखिरकार यूज क्या है, तो आईसीटी जो है वो हमें काफी सारे उपकरण और संसाधन प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम लोग किसी से क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग ले सकते हैं और अपनी क्लास में उसका यूज करके बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो आईसीटी का हमारा अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या रहा कि आईसीटी हमको प्रोवाइड करता है एक संसाधन और साथ ही साथ हमको उपकरण प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को लेकर दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तथा हम लोग अपने क्लास में भी इसका यूज करके बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? Which of the following is an example of an informative टूल इन आईसीटी, यानी कि कहा गया है इन चारों में से कौन सा ऐसा टूल है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आईसीटी में। तो क्या हमें ईमेल प्रोवाइड करता है, क्या हमें चैट प्रोवाइड करता है, या मल्टीमीडिया एनसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड करता है, या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को पढ़कर ही लग रहा होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको पहले से ही दिख रहा है क्या लगा हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया लगा हुआ है। अगर आप लोग कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं मोस्टली वो इंसाइक्लोपीडिया में आपको प्रोवाइड हो जाता है, यानी कि आपको इंसाइक्लोपीडिया में देखने को मिल जाता है। तो हमको अगर आईसीटी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए टूल्स के बारे में, तो हमें कहां मिलेगा? वो मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? What major operation is performed by the, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ALU का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हमने लास्ट जब प्रैक्टिस शीट आप लोगों को करवाई थी तब भी मैंने आपको ALU को फुल फॉर्म बताया था, क्योंकि मोस्टली ये एग्जाम में पूछा गया है और लगभग लोग बच्चे जो है वो इसको गलत करके आते हैं। अगर आपने अभी तक पुरानी प्रैक्टिस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर पहले उनको देख लीजिए, जिसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको करवाया है और आईसीटी भी करवाया है। तो पूछा गया है व्हाट मेजर ऑपरेशन, यानी कि कौन सा ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय ALU इन ए कंप्यूटर, कि ALU के द्वारा क्या किया जाता है कंप्यूटर में। क्या डाटा इनपुट करता है, डाटा स्टोरेज करता है, डाटा प्रोसेसिंग करता है, या डाटा आउटपुट करता है। ALU के बारे में पूछा गया है, इन चारों में से हमारा क्या राइट ऑप्शन
हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि जो एएलयू करता है वो डाटा आउटपुट करता है। एएलयू का काम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि वो डाटा आउटपुट को प्रोवाइड करता है। कौन? एएलयू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है, जो को हूबहू आपके एग्जाम में यहीं से क्लास से ही प्रश्न बनने वाले हैं। कोई इजी क्वेश्चन नहीं जो आपके एग्जाम में बनेगा, बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? Which type of computer is designed to support multiple users simultaneously? यानी कि जब मैंने लास्ट प्रैक्टिस करवाई थी उसमें मैंने कहा था कि एक समय में एक ही कंप्यूटर पर, यानी कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क किया जा सकता है। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसमें मल्टीपल यूजर्स, यानी कि मल्टीपल यूजर्स उसमें सपोर्ट करता है, यानी कि यूज कर सकते हैं मल्टीपल यूजर्स। क्या माइक्रो कंप्यूटर में हमारे मल्टीपल यूजर्स सपोर्ट करता है? क्या मिनी कंप्यूटर हमारे मल्टीपल यूजर सपोर्ट करता है? या मेन फ्रेम कंप्यूटर सपोर्ट करता है? या सुपर कंप्यूटर हमारे मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी कि अगर हम बात करें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलेगा? ये जो हमारे रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पर जो हमारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ये एग्जाम में आपका पूछा भी गया है कि रेलवे में जो हमारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं? तो वे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जो कि मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? What is the purpose of computer assisted learning, या कि CAL का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस आखिर क्या है? सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखना है कि CAL का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ठीक, अब पूछा गया है कि इसका आखिर हमारा पर्पस क्या होता है? टू हिंडर द लर्निंग प्रोसेस, टू सिंप्लीफाई टीचिंग मेथड्स, टू एनरिच द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, टू डिस्करेज स्टूडेंट इनकरेज। ये देखिए पहले से पता लग रहा है कि हमारा ये नेगेटिव पॉइंट, ये हमारा पहले से ही गलत हो गया। अब इसमें हिंड्रेंस की बात कर रहा है, यानी कि हमें क्या करता है? ये भी नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगर हम बात करें क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए ये हमारा एक सबसे सरल टीचिंग मेथड है, या बच्चों के जो भी हम किसी को पढ़ा रहे हैं अधिगम कराने में ये उसकी क्वालिटी क्या कर देता है? बढ़ा देता है या एनरिच कर देता है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, जो कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है वो हमारे अधिगम की क्वालिटी को क्या कर देता है? एनरिच, यानी कि बेहतर कर देता है अगर हम कहें तो। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5th का। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, यानी कि CAL की बात कर रहा है, फोकसिंग ऑन प्रैक्टिसिंग स्किल रिपीटेडली, यानी कि CAL किस पर फोकस करता है? प्रैक्टिसिंग स्किल रिपीटेडली, यानी कि ट्यूटोरियल मोड में, सिमुलेशन मोड में, या ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन में, या मॉडलिंग मॉडल में। तो ये बात हमको पहले से पता लग रही है कि इसमें बोला गया है प्रैक्टिस स्किल को हमारा रिपीटेडली, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये बात हमको पता है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अपने DLED या किया होगा तो उसमें जरूर पढ़ा गया होगा। ड्रिल और प्रैक्टिस के द्वारा ही हम अपने प्रैक्टिस स्किल को मजबूत कर सकते हैं। रिपीटेड बार अगर हम इससे कंटिन्यू करते हैं तो हमारे जो भी किसी भी चीज को अगर हम सीख रहे हैं उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 का, यानी कि ड्रिल और प्रैक्टिस सेशन के द्वारा, किसके माध्यम से? कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग के द्वारा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है what component of the computer serve as, यानी कि कहा गया कंप्यूटर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसे ब्रेन कहा जाता है और वो मेजर यानी कि बड़े बड़े डिसीजन भी लेता है। क्या वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU लेता है,
क्या वो कंट्रोल यूनिट लेता है, या वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लेता है, या इनपुट यूनिट लेता है? तो देखिए इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अभी हमने बताया है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पूछा है कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहते हैं, और बड़े बड़े डिसीजन भी वो लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा सीपीयू होता है, उसी को हम लोग कंप्यूटर का एक ब्रेन कहते हैं। या कहें कि कंप्यूटर के जो मेजर डिसीजंस होता है, बड़े बड़े डिसीजंस होता है, वो कौन लेता है? सीपीयू लेता है। यानी कि इसका जो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? Which tool of ICT allows students to represent and generate knowledge through manipulation? यानी कि कहा गया है कि ऐसा कौन सा इनमें से चारों में से टूल है जो कि स्टूडेंट की नॉलेज को क्या करता है? मैनिपुलेट करता है, या कि उसको प्रस्तुत करता है। इंफॉर्मेटिव टूल, सिचुएटिंग टूल्स, या कंस्ट्रक्टिव टूल्स, या कम्युनिकेटिव टूल? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्टिव टूल्स। यानी कि इसे हम लोग अगर बात करें तो रचनात्मक, यानी कि आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। रचनात्मक बच्चे के अंदर क्या होती है? रचनात्मक अगर आप लोग उसे कंस्ट्रक्टिव टूल्स के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों के अंदर वह कई चीजों को क्या करता है? इनेबल कर देता है। उसके अंदर की जो भी नॉलेज है उसको मैनिपुलेट कर देता है। काफी सारे डाटा यानी कि काफी सारे जो भी हमारे उसके विचार हैं, या काफी उसकी जो अंदर की जिज्ञासा है, उसको क्या कर देता है? मैनिपुलेट कर देता है। किस माध्यम से? कंस्ट्रक्टिव टूल्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी रचनात्मक के बारे में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? What method is commonly used for assessing student learning in ICT? यानी कि पूछा गया है कि किस मेथड का यूज करते हैं बच्चों को असेस करने में, किसमें? आईसीटी की लर्निंग में। या आईसीटी की लर्निंग में बच्चों के असेसिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा? क्या रिटन एग्जाम्स के द्वारा बच्चों को हम असेस करते हैं कि वह आईसीटी में कितना अधिगम को प्राप्त कर चुका है? पीयर इवोल्यूशन के माध्यम से, यानी कि उसके जो भी दोस्त यारों के या पीयर का जो ग्रुप्स होता है उसके माध्यम से, या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, या ऑल ऑफ द अबव? जब भी आपको क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव दिख जाए तो मोस्टली तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी होता है। लेकिन हमें देखना है कि रिटन माध्यम से भी हम बच्चों की असेस कर सकते हैं। किसके माध्यम से? देखिए यहां पर आईसीटी की लर्निंग की बात कर रहा है। आईसीटी की लर्निंग को असेस करना है स्टूडेंट को, तो रिटन माध्यम से भी कर सकते हैं, पीयर इवोल्यूशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी कि जब ये तीनों ही हमारे सही हो गए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर? कह रहा है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर या फिर इंटरेक्शन करने के लिए हेल्प करती है? क्या वो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, या मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी है, या नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है? इनमें से हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चे और टीचर एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जानकारी को साझा करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सीटी के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? विच मॉडल provides a systematic approach to design ICT integration plans? यानी कि कौन सा इनमें से मॉडल है जो ये अप्रोच या कि प्रोवाइड करता है कि हमें आईसीटी इंटीग्रेशन यानी कि आईसीटी के रिगार्डिंग अगर प्लान को डिजाइन करना है तो कौन सा मॉडल हमें क्या करता है? सिस्टमेटिक ढंग से अप्रोच करता है। स्मार्ट मॉडल करता है, या स्टेम मॉडल करता है, या ICARE मॉडल करता है, या एज्योर मॉडल करता है? इसमें से पूछा गया है कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि हमें यह प्रोवाइड करता है कि हमें कोई भी प्लान को डिजाइन करना है आईसीटी के रिगार्डिंग, तो कौन सा है?
अगर हम इसकी हिंदी की बात करें, इसका पहले हम आंसर जान लेते हैं। 11 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एज्योर मॉडल। अब ये होता क्या है, हिंदी में बात करें इसे बोलते हैं निर्देशात्मक। क्या बोलते हैं, निर्देशात्मक। निर्देशात्मक ये एक तरह का क्या है, मॉडल है निर्देशात्मक। इसमें कहा गया है जो भी विचार है उसको एक व्यवस्थित तरीके से कक्षा में प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम आउटपुट यानी कि जो भी उसका आउटपुट है या उसका उत्पाद है उसको हम लोग प्राप्त करने में एक मदद ले सकते हैं एज्योर मॉडल के द्वारा। क्या हुआ, यह एक निर्देशात्मक, इसकी हिंदी क्या हो गई, निर्देशात्मक, यानी कि यह एक ऐसा विचार है, विचार के द्वारा हम लोग काफी सारे विचारों को व्यवस्थित ढंग से कक्षा में प्रयोग करके हम लोग उसके उत्पाद को यानी कि आउटपुट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यानी कि एज्योर मॉडल इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, Which stage of ICT integration involves understanding how and when to use ICT tools for a specific purpose? यानी कि कहा गया है कि किस स्टेज में ICT का यूज एक हमारा स्पेसिफिक पर्पस बन जाता है, कैसे हम इसका यूज करें। कहा गया है कि किस स्टेज में, इन चारों में से किस स्टेज में हम लोग यह समझ सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आईसीटी के जो टूल्स हैं उनको कैसे व्हेन टू यूज, कैसे यूज करना है और कब करना है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। डिस्कवरिंग एज में, लर्निंग यूसेज स्टेज में, या पर्पसफुल एप्लीकेशन स्टेज में, या ट्रांसफॉर्मेटिव इंप्लीमेंटेशन स्टेज में। तो 12 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्पसफुल एप्लीकेशन स्टेज में हम लोग आईसीटी के जो भी टूल्स हैं उनको व्हेन टू यूज यानी कि कब उसका यूज करना है, किस इस पर्पस के लिए, तब हम लोग कब करते हैं, किस स्टेज में, पर्पसफुल एप्लीकेशन स्टेज में। यानी कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, व्हाट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोग्राम को सीक्वेंस के द्वारा यानी कि किसी भी प्रोग्राम को सीक्वेंस में लगाना और उसको एग्जीक्यूट करना कंप्यूटर में किस कंपोनेंट का हमारा काम होता है। क्या वो एएलयू का काम होता है, क्या वो सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट का काम होता है, या वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का काम होता है, या हमारा इनपुट यूनिट का काम होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कंट्रोल यूनिट का यह कार्य होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको सीक्वेंस के फॉर्म में लगाए और उसको एग्जीक्यूट करे, तो हमारा कंट्रोल यूनिट यह कार्य करता है। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीयू कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कहा गया है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे सेंट्रलाइज्ड काफी सारा बड़े पैमाने पर हम लोग डाटाबेस को सेव करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा क्या है, एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज करते हैं। मैंने अभी भी बताया रेलवे में हमारे जो भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। यानी कि बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर ये डाटा को सेव करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, what is the primary purpose of integrating ICT in the classroom। यानी कि हमारा अगर बात करें आईसीटी का क्लासरूम में क्या प्राइमरी पर्पस है, यानी कि प्राथमिक हमारा पर्पस क्या है आईसीटी का क्लासरूम में यूज करके। यानी कि क्लासरूम में अगर आईसीटी को यूज किया जाता है उसका प्राथमिक हमारा पर्पस क्या है, कारण क्या है। टू कॉम्प्लिकेट टीचिंग मेथड, क्या टीचिंग मेथड को कॉम्प्लिकेट कर देना, ना। टू डिमिनिश स्टूडेंट एंगेजमेंट, क्या बच्चों के अंदर क्या करता, डिमिनिश यानी कि एंगेजमेंट, बच्चों के अंदर एक दूसरे का जागरूकता बनाए रखे। क्या टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, टू डिस्करेज कोलैबोरेशन, ये तो गलत हो गया। यानी कि इन दोनों में से हमारा एक राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो आईसीटी होता है वो हमारे अधिगम में क्वालिटी को इनरिच करता है, यानी कि क्वालिटी को बढ़ा देता है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यानी कि
आईसीटी के माध्यम से हम क्या करते हैं, अधिगम लर्निंग की क्वालिटी को हम लोग क्या कर देते हैं, एनरिच यानी कि बढ़ा देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस कराए जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और रिपीटेड बार इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनाए गए हैं। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको प्रैक्टिस कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की क्लास अगर आप लोग चाहते हैं तो अपना सपोर्ट बनाकर रखिएगा। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करवा दीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी हुई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।